तो चलो जी, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि पास्कल ट्रायंगल का यूज करके हम किसी भी बायनोमियल का कोई भी डिग्री लेके, कोई भी इंडेक्स लेके उसको एक्सपांड कर सकते हैं ना। बायनोमियल की किसी भी डिग्री को हम एक्सपांशन लिख सकते हैं बाय यूजिंग द पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर हमें a प्लस बी रेस टू 5 निकालना है ना, अगर हमें a प्लस बी रेस टू 5 निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पास्कल्स ट्रायंगल में, ये हमारा क्या होता है, पास्कल्स ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है ना, पास्कल्स ट्रायंगल। तो इसका यूज करके हम क्या कह सकते हैं, बायनोमियल की किसी कोई भी डिग्री लेके उसको एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें a प्लस बी रेस टू 5 निकालना है, तो हमने देखा था कि a प्लस बी रेस टू 5 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। a प्लस बी रेस टू 5 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्कल्स ट्रायंगल का फिफ्थ इंडेक्स रो निकालेंगे। फिफ्थ इंडेक्स रो हमें क्या दे देगा, उसके कोएफिशिएंट्स दे देगा। देखो यहाँ पे इसका इंडेक्स कितना है, 5 है, इसका पावर कितना है, 5 है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 6 नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। क्योंकि हमने जो ऑब्जर्वेशन देखा था, यहाँ पे भी मैंने आइडेंटिटीज लिखी हुई है। अगर आप इन आइडेंटिटीज को ऑब्जर्व करें तो आपको दिख रहा होगा कि जितना इंडेक्स होता है उससे एक से ज्यादा टर्म्स हमें एक्सपांशन में मिलती है। जैसे अगर इंडेक्स 3 है तो हमें 4 टर्म्स मिलेगी, इंडेक्स अगर 5 है तो हमें 6 टर्म्स मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे इंडेक्स 5 है तो हमें कितनी 6 टर्म्स मिलनी चाहिए, 6 टर्म्स मिलेगी। और 6 टर्म्स है तो उसके 6 कोएफिशिएंट्स भी होने चाहिए। देखो यहाँ पे 6 कोएफिशिएंट्स है क्या, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन कोएफिशिएंट्स का यूज करके a प्लस बी रेस टू 5 का एक्सपांशन लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, a रेस टू 5, ठीक है, a रेस टू 5 प्लस क्या हो जाएगा 5a रेस टू 4। फर्स्ट टर्म का जो पावर है डिक्रीज होते चलता है, सेकंड पावर का जो सेकंड पावर का जो सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते हुए चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस कितना मिलेगा आपको 10a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, प्लस क्या होना चाहिए 10a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी क्यूब, ठीक है। देना उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद देखो कोएफिशिएंट हमारा क्या है 5 और a स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा a, अभी b क्यूब का पावर कितना हो जाएगा b रेस टू 4। फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होता है बाय यूनिटी एंड फर्स्ट सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होता है बाय यूनिटी, ठीक है। और लास्ट टर्म आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a का पावर 0 हो जाएगा और कोएफिशिएंट कितना है 1 और b रेस टू 4 का पावर कितना होना चाहिए b रेस टू 5। तो आपको क्या टर्म्स मिलेगी, a रेस टू 5 प्लस 5a रेस टू b प्लस 5a रेस टू 4 इंटू बी प्लस 10a क्यूब इंटू बी स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर इंटू बी क्यूब प्लस 5a इंटू बी रेस टू 4। तो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो हमें a प्लस बी रेस टू 6 को एक्सपांड करना है तो उसे भी हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग दी व्हाट, पास्कल्स ट्रायंगल। इसमें हम लोग 6th इंडेक्स का रो बनाएंगे। 6 इंडेक्स रो बनाने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, उसके कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे। कोएफिशिएंट्स का यूज करके और वो कॉन्सेप्ट का यूज करके जिसमें कि हमें पता है कि एक्सपांशन में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म का जो डिग्री है, फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाता है बाय 1 एंड सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते हुए जाता है बाय 1, ठीक है। तो ये बात है। अब उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी रेस टू 6 भी निकाल सकते हो, a प्लस बी रेस टू 7 भी निकाल सकते हो। अब मानिए कि मुझे अगर a प्लस बी रेस टू 7 निकालना है बेटा, है ना, मुझे क्या करना है, a प्लस बी रेस टू मुझे क्या करना है 7 निकालना है, a प्लस बी रेस टू 7 मुझे यहाँ पे निकालना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, a प्लस बी रेस टू 7 निकालने के लिए, a प्लस बी रेस टू 7 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पास्कल्स ट्रायंगल का 7th इंडेक्स का रो बनाना पड़ेगा। इस बात को समझिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं और मुझे उसके ऊपर से आपको क्या समझाना है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं a प्लस बी रेस टू 7 को एक्सपांड करना चाहता हूं तो मुझे पता है कि a प्लस बी रेस टू 7 में अगर मेरा इंडेक्स 7 है तो कितनी टर्म्स आएगी, 8 टर्म्स आएगी। और 8 टर्म्स में कितने कोएफिशिएंट होंगे, 8 कोएफिशिएंट होंगे। और कोएफिशिएंट निकालने का तरीका हमने किससे ढूंढा, पास्कल ट्रायंगल से ढूंढा। तो एक बात को समझिएगा कि जब मैं 8th टर्म के a प्लस बी रेस टू 7 के कोएफिशिएंट निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7th इंडेक्स रो बनाना पड़ेगा, है ना। क्या बनाना पड़ेगा, 7th इंडेक्स रो बनाना पड़ेगा। लेकिन 7th इंडेक्स रो बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसका प्रीवियस रो चाहिए, है ना। तो 7th इंडेक्स रो बनाने के लिए मुझे फिर से क्या बनाना पड़ेगा, मुझे मेरे पास किसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, 6th इंडेक्स रो का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। 6th इंडेक्स रो बनाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, 6th इंडेक्स रो बनाने के लिए मुझे 5th इंडेक्स रो का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब अगर मुझे 7th इंडेक्स रो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर 7 तक जितने भी रो आते हैं वो सारे रो बनाने पड़ेंगे, है ना। वो क्या हो जाएगा, सारे रो बनाने पड़ेंगे। फिर से ये जो प्रोसेस है वो लेंदी हो गया। ये प्रोसेस जो क्या कन्वीनियंट हुआ, इससे तो हमें पता चल गया कि ये पास्कल ट्रायंगल का यूज करके हम लोग प्रॉपरली कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन क्या ये प्रोसेस कन्वीनियंट है,
क्या ये प्रोसेस सस्टेनेबल है, इसको क्या हम सस्टेन कर सकते हैं? अगर मैं a प्लस बी रेस टू 7 निकाल रहा हूं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करूंगा 7th रो बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे a प्लस बी रेस टू 12 निकालना है, अगर मुझे a प्लस बी रेस टू 30 निकालना है, a प्लस बी रेस टू 50 निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर a प्लस बी रेस टू 50 निकालना है तो मुझे पूरे 0 से लेकर 50 तक जितने भी इंडेक्स आते हैं उन सारे इंडेक्स का रो बनाना पड़ेगा। तो क्या प्रोसेस कन्वीनियंट होगी? नहीं, प्रोसेस जो है क्या होगी, बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत लेंदी हो जाएगी और बहुत हेक्टिक हो जाएगी, बहुत हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है या फिर कोई ऐसा वे है जिसमें किसी भी रो को याद रखे बिना हम जो रो हमें चाहिए उसको हम डायरेक्टली बना पाए, है ना? अब हम क्या करेंगे, इस पास्कल ट्रायंगल को थोड़ा और इजी वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। कोएफिशिएंट तो हम लोग पास्कल ट्रायंगल का यूज करके ही निकालेंगे, है ना, कोएफिशिएंट को हम पास्कल ट्रायंगल का यूज करके ही निकालेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से निकाले जिसमें हमें जो रो चाहिए उसके लिए उसके प्रीवियस रो की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या फिर उसके प्रीवियस रो हमें पता होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा। तो क्या हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके किसी कन्वीनियंट वे में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हमें डायरेक्टली जो रो हमें निकालना है, मान लो अगर मुझे 12th रो निकालना है तो मुझे 11th रो की गरज ना पड़े, मान लो अगर मुझे 50th रो निकालना है तो मुझे 49th रो की गरज ना पड़े। तो क्या इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए हम लोग देखेंगे, हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 7 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, सिलेक्शन करते थे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का एट ए टाइम टेकिंग सम और ऑल, है ना, सम और ऑल टेक करके हम उसके क्या बनाते थे, कॉम्बिनेशंस बनाते थे, सिलेक्शंस करते थे, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो उस कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन के फॉर्मूले, हमारे पास एक फॉर्मूला था सिलेक्शन का, दैट इज कॉम्बिनेशन का, एनसीआर के बराबर में कितना होता है, एनसीआर के बराबर में कितना होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, कितना होता है, एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज हमें ये भी पता थी कि अगर एनसीएन है तो एनसीएन की जो वैल्यू होती है 1 होती है, एनसीएन कितना होता है, 1 होता है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, आर जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, और एन जो है क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन, जिनमें से हमें क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है ना। ये बात क्लियर है ना, हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने देखा था एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होता है, और आर क्या होता है, सॉरी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होता है, और आर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r को हमें सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो जब NCN इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1, जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज सेम एज द नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स, जितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास दिए हुए हैं उतने ही ऑब्जेक्ट अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो उसका जो NCN है कॉम्बिनेशन है वो कितना बनता है, 1 बनता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बात आपको नोट करनी है कि NC0 भी यहाँ पे 1 होता है। NC0 का मतलब क्या, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करते तो भी जो कॉम्बिनेशन है वो आपको क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे नोट कर लेना कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू n। मैंने इंटेंशनली यहाँ पे r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, ओरिजिनली ये कैसा होता है, r ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू n, बट हमने उसमें एक केस ये भी देखी थी कि जब r की वैल्यू 0 होगी, है ना, जब r की वैल्यू 0 होगी तो ये फॉर्मूला जो है वो r इज इक्वल टू 0 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो मैंने दोनों चीजें एक ही इसमें डाल दी, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू n, है ना, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू n। तो ये देखो, ये फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे ना, इसको एक कन्वीनियंट पास्कल ट्रायंगल को एक कन्वीनियंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कोई भी रो निकालने के लिए उसके प्रीवियस रो का इंफॉर्मेशन ना हो लेना पड़े या फिर उसकी प्रीवियस रो की गरज हमें ना पड़े, ठीक है। तो यहां पे समझिएगा कि एनसीएन की वैल्यू कितनी होती है, 1 है, एनसी0 की भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब यहां पे देखो पास्कल ट्रायंगल में हमें पता है कि इसका जो स्टार्टिंग है वो 1 से होता है और जो एंडिंग है वो भी क्या होता है, 1 से ही होता है। जो स्टार्टिंग है वो 1 से होता है और एंडिंग भी हमारा क्या होता है, 1 से होता है। तो अगर आप देखो इसको लिखना चाहो ना ये 1, तो 1 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, देखो इंडेक्स कितना है, इंडेक्स कितना है, 0 है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो इंडेक्स है ना इसको हम लोग समझेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन। ये जो इंडेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको हम लोग मानेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे हम मानेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और एट अ टाइम हमने कितना सिलेक्ट किया है, 0, तो ये हो जाएगा NC0 C0। आप 0C0 इसमें कैलकुलेट कीजिएगा,
अगर आप 0C0 की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करेंगे 0C0 तो आपको क्या मिलेगा 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r मतलब 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, सॉरी 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल अगेन क्या होता है 1। सो 1 बाय 1 इंटू 1 आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। 1 बाय 1 इंटू 1 कितना मिलेगा हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 0C0 इज 1, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 0C0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए यहां पे इंडेक्स 1 है, मतलब n की जो वैल्यू है हम लोग यहां पे क्या लेंगे, n की जो वैल्यू है 1 लेंगे और 0 r जो है वो कहां से सिलेक्ट करेंगे 0 से सिलेक्ट करेंगे 1C0। यहां पे देखो n की वैल्यू 1 है तो और यहां पे r की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी 1C1। ठीक है, वैसे ही देखो इसी को भी आप यहां पे इसको भी लिख सकते हो। यहां पे इंडेक्स कितना है 2, तो n की जगह पे हम 2 रखेंगे और r कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक लेके जाएंगे 2। यहां पे देखो कितने ऑब्जेक्ट्स है 2 ऑब्जेक्ट्स है ना, तो यहां पे आप क्या करेंगे n की जो वैल्यू है वो 2 रखेंगे, दैट इज 2C0, ये हो जाएगा हमारा 2C1, ये होना चाहिए हमारा 2C2। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो इंडेक्स होता है उसको n की जगह पे रख रहे हैं और r हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां तक लेके जा रहे हैं 2 तक लेके जा रहे हैं 0 1 2। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर आप देखो इस रो में तो इसका इंडेक्स कितना है 3 है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा 3 है ना, 3 n की वैल्यू 3 और r की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे 0। उसके बाद देखो n की वैल्यू 3, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। उसके बाद देखो n की वैल्यू 3, r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। उसके बाद देखो n की वैल्यू 3 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, आइडिया आपको आ गया होगा कि जो इंडेक्स होता है उसको n की जगह पे रखते हैं और r को हम लोग चेंज करते चलते हैं। r कितना था, पहले 0 था, फिर बाद में 1 हो गया, फिर बाद में 2, बाद में 3, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं और कहां तक लेके जाते हैं, जितना उसका इंडेक्स होता है वहां तक उसको लेके जाते हैं। ठीक है, वैसे ही यहां पे आप देखो, ठीक है, वैसे ही यहां पे आप देखो कि यहाँ पे 4 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और ये क्या होगा 4C0, ये क्या होना चाहिए 4C1, ये क्या हो जाएगा हमारा 4C, ये क्या होना चाहिए 4C2, ये क्या हो जाएगा हमारा 4C3, ये क्या होना चाहिए हमारा 4C4, है ना, क्या हो जाएगा 4C4। वैसे ही यहाँ पे देखो ये क्या होना चाहिए हमारा 5C0, ये क्या हो जाएगा 5C0, ये क्या हो जाएगा हमारा 5C1, ठीक है, ये हो जाएगा 5C1, ये क्या होना चाहिए हमारा 5C2, ठीक है, ये क्या होना चाहिए हमारा 5C3, ठीक है 5C3, ये क्या हो जाएगा हमारा 5C4, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए हमारा 5C5, कितना हो जाएगा 5C5। ठीक है, तो इस बात से आप समझिएगा। अब हमने क्या किया ना, इस पास्कल ट्रायंगल को हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका फायदा ये है कि आप किसी भी रो को, अब देखो यहां पे अगर हमने 5th इंडेक्स रो लिखा हुआ है तो अगर मुझे मान लो 6th इंडेक्स रो लिखा है ना, तो मैं कैसे लिखूंगा 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6, है ना, 6C4 6C5, है ना। कहां तक लिखेंगे हम लोग, यहां पे देखिएगा 0 से हमने स्टार्ट किया था ना, 0 5C1 5C2 5C3 5C4, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 टर्म से मिली ना, ये 5C5 है बेटा, ठीक है ना, क्या है हमारा 5C5, ठीक है ना 5C5। ठीक है, अब यहां पे देखो हमने क्या किया, इस पास्कल ट्रायंगल को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हो, यहां पे किसी भी इंडेक्स रो की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, किसी भी इंडेक्स रो की वैल्यू आप किसी भी कोएफिशिएंट्स, किसी भी इंडेक्स के कोएफिशिएंट जो है वो आप यहां पे निकाल सकते हो। मान लो अगर आपको यहां पे a+b⁻7 निकालना है तो यहां पे अब आप अज्यूम कर सकते हो कि इसका इंडेक्स जो है, इसके कोएफिशिएंट्स जो है वो क्या होंगे। जैसे देखो 5th इंडेक्स था तो इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, और इनकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे ना 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, तो आपको क्या मिलेगा, ये सारी वैल्यूज मिलेगी। 5C1 जो है 5 होता है, 5C2 जो है वो 10 होता है, 5C3 जो वो भी 10 होता है, और 5C4 जो वो 5 होता है। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यूज आपको मिलेगी, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो डिफिकल्टी हमें आ रही थी, क्या डिफिकल्टी हमें आ रही थी कि किसी भी इंडेक्स को, सॉरी किसी भी बायनोमियल के पावर को एक्सपांड करने के लिए अगर मान लो उसका इंडेक्स 50 था तो मुझे किसकी गरज पड़ रही थी, 49th रो की गरज थी, ताकि मैं 50th रो को बना सकूं, है ना। मतलब क्या था, किसी भी रो को बनाने के लिए उसके प्रीवियस रो का इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी था, लेकिन अब यहां पे ऐसा नहीं है। अब यहां पे आप कोई भी रो बना सकते हो विदाउट हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स प्रीवियस रो, उसके प्रीवियस रो का इंफॉर्मेशन लिए बिना आप किसी भी रो को बना सकते हो विदाउट एट अ टाइम।
तो देखो ये जो प्रोसेस था ना हमने और कन्वीनियंट कर लिया। ये पास्कल ट्रायंगल ही है लेकिन हमने इसको याद रखने का तरीका ढूंढ लिया, है ना। इसको हमने क्या किया, याद रखने का तरीका ढूंढ लिया। अब मुझे कोई भी इंडेक्स का रो बनाना हो तो मैं इजीली बना सकता हूं। अगर मुझे 7th इंडेक्स रो बनाना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, 7C0 7C1 7C2 7C3 7C5 7C6 7C7। अगर मुझे 8th इंडेक्स रो का बनाना है, 8 इंडेक्स का अगर मुझे रो बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, 8C0 8C1 8C2 8C3 8C5 8C6 8C7 8C8। तो क्या मुझे 8th इंडेक्स रो बनाने के लिए मुझे 7th इंडेक्स रो की गरज पड़ी, नहीं पड़ी। तो ये जो प्रोसेस था ना हमारा, जो बहुत लेंदी था, जिसे हमें बाइनोमियल को, किसी भी बाइनोमियल को एक्सपांशन करने के लिए उसके इंडेक्स का प्रीवियस रो, उसके कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए बाय पास्कल ट्रायंगल उसके प्रीवियस रो का इंफॉर्मेशन होना जरूरी होता था। अब हमने क्या कर दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया। अब मुझे किसी भी इंडेक्स रो को बनाने के लिए उसके प्रीवियस रो का इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है। मैं एट अ टाइम कोई भी इंडेक्स रो है एक बार में यहां पे बता सकता हूं, ठीक है ना। एक बार में यहां पे क्या कर सकता हूं, बता सकता हूं। तो अब आप यहां पे किसी भी बाइनोमियल को जो है वो एक्सपांड कर सकते हो, है ना। किसी भी बाइनोमियल को आप क्या कर सकते हो, यहां पे एक्सपांड कर सकते हो बाय यूजिंग दी पास्कल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो चलो जी, है ना। तो इसी पास्कल ट्रायंगल का यूज करके, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, जो पास्कल ट्रायंगल के रो थे उनको हमने क्या किया, कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में लिख दिया। कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को निकाल सकते हैं, किसी भी रो के कोएफिशिएंट्स को निकाल सकते हैं विदाउट हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स प्रीवियस रो, ठीक है ना। तो इसी का यूज करके देखो हम आइडेंटिटीज ना फिर से लिखेंगे, ठीक है। आइडेंटिटीज को अगर मैं फिर से लिख दूं, मान लो जैसे अगर मैं a प्लस बी रेज टू 0 को लिख दूं, तो इसमें कितने कोएफिशिएंट आते हैं, देखो इंडेक्स 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0C0 आएगा, है ना। कितना आना चाहिए, 0C0, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर a प्लस बी रेज टू 1 लिखता हूं मैं, तो इसका देखो फर्स्ट कोएफिशिएंट जो है वो क्या आएगा, 1, है ना। यहाँ पे a प्लस बी मतलब a आना चाहिए और क्या आएगा, प्लस b। तो यहाँ पे देखो a का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 1C0 और b का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 1C1। तो आपको क्या मिलेगा, 1C0, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1C1। देखिए इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम तक पहुंचेंगे, ठीक है। इसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप एक जनरल फॉर्मूला फॉर द बाइनोमियल के एक्सपांशन के लिए आप एक जनरल फॉर्मूला जो है कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए a प्लस बी स्क्वायर अगर निकालोगे तो हमें पता है a प्लस बी स्क्वायर में हमें पता है एक्सपांशन कैसे होता है। फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। सेकंड टर्म का जो पावर है वो क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। तो पहले मिलेगा a स्क्वायर, a के बाद उसका a हो जाएगा, b आ जाएगा और यहाँ पे क्या होना चाहिए, देन प्लस कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, है ना, b स्क्वायर। कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। अब देखो इसके पास्कल ट्रायंगल में से इंडेक्स रो के जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2C0 2C1 2C2। और हमें पता है a प्लस बी स्क्वायर का ही मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। 2C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, 2C2 का वैल्यू कितना होता है 1 एंड 2C0 का भी वैल्यू कितना होता है 1। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2C0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2C1 और ये कितना होना चाहिए हमारा 2C2, कितना हो जाएगा 2C2। वैसे ही अगर मैं a प्लस बी क्यूब लिखूं, है ना, a प्लस बी क्यूब लिखूं तो हम कैसे लिखेंगे देखिएगा 3C0, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस क्या होना चाहिए देन 3C1, कोएफिशिएंट इज 3C1। उसके बाद देखो a का पावर जो है डिक्रीज हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, b का पावर आ जाएगा b। उसके बाद क्या होना चाहिए 3C2 में देखो a का पावर जो है स्क्वायर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a और b का पावर क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 3C3। और यहाँ पे देखो a का पावर हो जाएगा 0 मतलब a रेज टू 0 इज 1, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b क्यूब, है ना। b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे b क्यूब हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो इंक्रीज होते हुए जाता है और सेकंड टर्म का जो पावर है वो क्या होता है, डिक्रीज होते हुए जाता है, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज होते हुए जाता है और सेकंड टर्म का जो पावर है वो क्या होता है, इंक्रीज होते हुए जाता है। वैसे ही अगर a प्लस बी रेज टू अगर आप 4 निकालना चाहे तो कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 4C0, a का पावर क्या हो जाएगा a रेज टू 4, देन प्लस सेकंड कोएफिशिएंट क्या आएगा 4C0 के बाद 4C1 और यहाँ पे देखो a का पावर जो डिक्रीज हो जाएगा, b का पावर इंक्रीज हो जाएगा, देन यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे 4C1 के बाद क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए 4C2। देखो हमें रो की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है ना, हमें यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। अब हमें एक बेसिक आइडिया आ गया कि इसमें कितने कोएफिशिएंट्स होंगे, है ना। इंडेक्स 4 है तो कितने कोएफिशिएंट्स होंगे, 5 कोएफिशिएंट्स होंगे। कौन से, 4C0 4C1
4c2 4c3 एंड 4c4। तो 4c2 के बाद देखो a क्यूब था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, b था तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज हो रहा है, सेकंड टर्म का पावर इंक्रीज हो रहा है। देन यहाँ पे देखो 4c2 के बाद क्या आना चाहिए 4c3, a स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा a, b स्क्वायर का इंडेक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे b क्यूब, है ना। फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज हो रहा है, सेकंड टर्म का इंक्रीज हो रहा है, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 4c4, कितना आना चाहिए 4c4। a का पावर 0 हो जाएगा, मतलब a रेस टू 0 कितना होना चाहिए 1, b का पावर कितना हो जाएगा b रेस टू 4, है ना, कितना हो जाएगा b रेस टू 4। उसी तरीके से अगर हम a प्लस b रेस टू 5 निकाले, है ना, a प्लस b रेस टू 5 निकाले तो आपको क्या मिलेगा 5c0, है ना, मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू 5 प्लस 5c0 ये 0 है ना, 5c0 मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू 5, उसके बाद क्या होगा 5c1, है ना, कितना होना चाहिए 5c1 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए a रेस टू 4 इंटू b, प्लस कितना हो जाएगा, देन थर्ड कोएफिशिएंट क्या आएगा 5c2, a का पावर डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा a क्यूब, b का इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा b स्क्वायर, उसके बाद क्या आना चाहिए 5c3 में आप देखिए 5c3 में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, 5c3 में यहाँ पे देखो a का पावर डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, b का पावर इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा b क्यूब, उसके बाद आप देखिएगा 5c4 में देखिए a का पावर जो है अभी क्या हो जाएगा a, और b का पावर कितना हो जाएगा b रेस टू 4, ठीक है, और उसके बाद कितना आएगा 5c5, है ना, कितना आएगा 5c5, और यहाँ पे देखो कितना मिलेगा आपको b रेस टू 5, है ना। इंडेक्स 5 है तो टर्म्स में कितनी मिलती है 6 टर्म्स मिलती है। देखो यहाँ पे टोटल आपको 6 टर्म मिली, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अब आप बाइनोमियल का कोई भी पावर ले लो, उसको आप इजीली एक्सपांड कर पाओगे। सिर्फ क्वेश्चन क्या था कि उसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, अब यहां से हमें कोएफिशिएंट्स भी मिल गए, है ना। तो अब हम किसी भी बाइनोमियल के किसी भी पावर को इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। वैसे ही अगर मान लो कि आपने a प्लस b रेस टू 7 निकाल दिया, है ना, तो जैसे हमने a प्लस बी रेस टू 5 निकाला, वैसे ही हम लोग a प्लस बी रेस टू 6 भी तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है। सो अगर मैं a प्लस बी रेस टू 6 निकालूं, है ना, a प्लस बी रेस टू 6, तो यहाँ पे अभी टोटल कितनी टर्म्स आएंगी 7 टर्म्स आएंगी, ठीक है, और कोएफिशिएंट्स भी हमारे कितने होने चाहिए 7 होने चाहिए। तो फर्स्ट हमारा कोएफिशिएंट जो है वो क्या होगा 6c0 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा a रेस टू 6, प्लस उसके बाद क्या होना चाहिए 6c1, और यहाँ पे क्या आना चाहिए a रेस टू 5 इंटू b। फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज हो रहा है, सेकंड टर्म का पावर इंक्रीज हो रहा है। देन यहाँ पे देखिएगा कितना आएगा 6c2, यहाँ पे कितना आएगा a रेस टू 4 इंटू b स्क्वायर। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना होना चाहिए 6c3, और यहाँ पे देखो a का पावर कितना हो जाएगा क्यूब, b का पावर भी कितना हो जाएगा क्यूब। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6c4, ठीक है, 6c4, a का पावर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, b का पावर कितना हो जाएगा b रेस टू 4, ठीक है ना, b रेस टू 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6c7, है ना, सॉरी 6c5 कितना हो जाएगा, a का पावर हो जाएगा a, b का पावर कितना हो जाएगा b रेस टू 5। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है ना, b रेस टू 4 हो गया ना। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 6c6, है ना, 6c6, a का पावर हो जाएगा 0, a रेस टू 0 मतलब 1, और b का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा b रेस टू 6। काउंट कीजिएगा कितनी टर्म्स हमें मिली हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और इंडेक्स हमारा कितना था 6, और हमें पता है कि जितना इंडेक्स होता है उससे एक से ज्यादा हमें टर्म्स मिलती है ना। तो यहाँ पे देखो कितना इजीली ना हम लोग इसको एक्सपांड कर पा रहे हैं। इसके पहले हमें सोचना पड़ता था, हमें लिखना पड़ता था, मल्टीप्लाई करना पड़ता, ये वो ये। अब यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें बस आप एक्सपांशन दे दो, बाइनोमियल कोई भी बाइनोमियल दे दो, उसके पावर में कुछ भी रख दो, हम इजीली यहाँ पे एक्सपांड कर पा रहे हैं, है ना, फटाफट से एक्सपांड कर पा रहे हैं बाय यूजिंग द पास्कल ट्रायंगल, जिसमें हमने क्या किया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, ठीक है। यहाँ पे देखो a प्लस बी रेस टू 6 हमने निकाला, वैसे ही आप a प्लस बी रेस टू 7 भी तो निकाल सकते हो ना, वैसे ही आप a प्लस बी रेस टू 7 भी निकाल सकते हो। निकालिएगा फटाफट, कैसे लिखेंगे 7c0, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू 7 प्लस कितना हो जाएगा 7c1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना होना चाहिए a रेस टू 6, a का पावर डिक्रीज हो जाएगा, b का पावर इंक्रीज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 7c2, यहाँ पे कितना आना चाहिए a रेस टू 5 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना होगा 7c3, यहाँ पे कितना आएगा a रेस टू 4 b क्यूब। देन यहाँ पे देखो कितना आना चाहिए 7c4, है ना, 7c4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो a रेस टू क्यूब b रेस टू 4 हो जाएगा, ठीक है, a क्यूब b रेस टू 4। मतलब फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो डिक्रीज होते हुए जा रहा है, सेकंड टर्म का पावर इंक्रीज होते हुए जा रहा है। कहां तक इंक्रीज होगा 7 तक। क्या मिलेगा उसके बाद 7c4 के बाद कितना आना चाहिए 7c5, a रेस टू 4 सॉरी a क्यूब का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, b रेस टू 4 का क्या हो जाएगा b रेस टू 5। उसके बाद कितना आएगा 7c6, है ना, 7c6, a का पावर कितना हो जाएगा a, b का पावर क्या हो जाएगा b रेस टू 6। उसके बाद क्या होना चाहिए 7c7, और यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए a का जो पावर है
है ना, a का जो पावर है वो क्या हो जाएगा 0, मतलब a रेज टू 0 इज 1, और b का जो पावर है वो कितना हो जाएगा b रेज टू 7, है ना, b रेज टू 7। तो इजीली आप किसी भी बायनोमियल के पावर का एक्सपांशन कर सकते हो, है ना। नाउ अगर मैं इसी को ऐसे ही कंटिन्यू करूं, सो फॉर n, है ना, फॉर n अगर मैं इंडेक्स जो है वो n ले लूं, फॉर द एनी n पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसके लिए देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, जैसे मैं 7 के लिए लिख सकता हूं वैसे ही मैं n के लिए भी तो लिख सकता हूं ना। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं, इन जनरल, है ना, ऐसे लिख देना आप यहाँ पे इन जनरल, ठीक है, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल फॉर n इज, ठीक है ना, फॉर n इन जनरल फॉर n क्या हो जाएगा a प्लस बी रेज टू n। अब देखो इंडेक्स कितनी है, n है, तो हमारे पास टर्म्स कितने मिलेगी, n+1 टर्म्स मिलेगी। तो इंडेक्स सॉरी कोएफिशिएंट्स भी हमें कितने मिलेंगे, n+1 कोएफिशिएंट्स ही मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो इंडेक्स 7 था, तो देखो यहाँ पे हमें 0 से स्टार्ट किया, 0 से 7 तक काउंट करोगे तो आपको टोटल कितने डिजिट्स मिलेंगे, 8 डिजिट्स मिलेंगे ना। तो कोएफिशिएंट भी आपको कितने मिल गए, 8 मिल गए। तो यहाँ पे a प्लस बी रेज टू n को देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखिएगा nc0, है ना, कैसे लिखेंगे, nc0 से स्टार्ट होगा और a का पावर कितना होगा यहाँ पे n, देन उसके बाद देखो प्लस b, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा nc1, यहाँ पे देखो a का पावर डिक्रीज हो जाएगा, किससे डिक्रीज हो जाएगा, 1 से डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे a रेज टू n-1, है ना, 1 से डिक्रीज होता है ना, तो n-1, और यहाँ पे b का पावर जो इंक्रीज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो कितना मिलेगा nc2, नेक्स्ट कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए nc2। अब ये देखो a का पावर यहाँ पे कितना है n-1, यहाँ पे अभी कितना है n-1, इसको फिर से -1 से डिक्रीज करना है, तो n-1 कितना हो जाएगा a रेज टू n-2, कितना हो जाएगा a रेज टू n-2, और b का पावर इंक्रीज हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर। वैसे ही देखो यहाँ पे प्लस nc2 के बाद कितना आएगा nc3, क्या आएगा nc3, और यहाँ पे देखो अभी a का पावर कितना है n-2, इसको कितने से डिक्रीज करना है, 1 से डिक्रीज करना है, मतलब -1 करना पड़ेगा, तो n-2 कितना हो जाएगा a रेज टू n-3 मल्टीप्लाइड बाय b क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे प्लस ऐसा ही अगर आप कंटिन्यू करते चले गए तो आपको यहाँ पे लास्ट में जो टर्म मिलेगी वो कैसे मिलेगी, देखो 7c, यहाँ पे 7 था तो क्या मिलेगा 7c 7 b रेज टू 7, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे आपको क्या मिला 6c 6 b रेज टू 6, यहाँ पे 5 था तो लास्ट वाली टर्म देखो आपको क्या मिली है 5c 5 रेज टू b 5, है ना, b रेज टू 5। यहाँ पे देखो इंडेक्स आपका 4 था तो जो लास्ट वाली टर्म आपको मिली है क्या मिली है 4c 4 b रेज टू 4। यहाँ पे 3 था तो देखो लास्ट वाली टर्म जो आपको मिली है क्या मिली है 3c 3 b रेज टू 3, और जो यहाँ पे 2 था तो लास्ट वाली टर्म देखो क्या मिली है 2c 2 b स्क्वायर। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसकी जो लास्ट वाली टर्म होगी, इसकी जो लास्ट वाली टर्म होगी वो क्या होगी ncn मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू n, है ना, ncn मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू n, और इसके जो प्रीवियस वाली टर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए n। जैसे देखो यहाँ पे 2 के प्रीवियस वाली टर्म क्या थी nc1, 3 के पहले वाली टर्म क्या थी nc2, तो ऐसे ncn के पहले वाली टर्म क्या होनी चाहिए ncn-1 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा a, है ना। यहाँ पे देखो a का पावर 0 है तो यहाँ पे a का पावर कितना होना चाहिए, डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब a होगा तभी तो उसके बाद a 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 है मतलब कितना होना चाहिए a, और यहाँ पे b का पावर जो है n है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप एक्सपांशन लिख सकते हैं किसके लिए, फॉर a प्लस बी रेज टू n, एंड दिस इज नथिंग बट द बायनोमियल एक्सपांशन। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बायनोमियल एक्सपांशन कहते हैं, एंड दिस इज द बायनोमियल थ्योरम फॉर द पॉजिटिव इंटीजर n, है ना, दिस इज द बायनोमियल थ्योरम फॉर द पॉजिटिव इंटीजर n। तो देखिए हमने कितने इजीली सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर से हमने क्या बना दिया, एक बायनोमियल थ्योरम बना दिया। सो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, बायनोमियल थ्योरम है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा, ठीक है, इसके ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस हम लोग नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी कुछ स्पेशल केसेस भी है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखिएगा